जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, क्लासें लगातार नियमित रूप से हमारी सारी क्लासें आ रही है और जिस प्रकार से आपका पिछले 2 या 3 दिनों में जो सहयोग रहा है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपका सहयोग रहा तो जल्द ही आपके लिए मैं करंट जी के और कंप्यूटर और इंग्लिश की तीनों क्लासें और लगवा दूंगा। यानी जो क्लासें आ रही है वो शाम को आ रही है सारी के सारी। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर सुबह भी क्लास लगवाओ। बिल्कुल सुबह भी क्लास लगवाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। जैसे कि आपको पहले ही दिखाया जा चुका है कि आज राजस्थान का सिर्फ और सिर्फ सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हर बार एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बाकी आपको पता ही है कि अगर आपको मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आज अपने इस चैनल के बारे में, जीके विद गजानन सर। देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने शुरुआत के अंदर जब ये बनाया था उस वक्त कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ था। आज क्या है कि आज हमारे साथ एक पूरी टीम है जो आपको हर बार क्लास अवेलेबल करवा रही है। शुरुआत के अंदर मैंने यहाँ पर करंट जीके की वीडियो डाले थे, यानी करंट करवाता था। उसके बाद राजस्थान जियोग्राफी करवाई थी, उसके बाद जियोग्राफी के बाद राजस्थान हिस्ट्री भी करवाई थी आपको, ठीक है। उसके बाद अभी हिस्ट्री की जो क्लासें होंगी वो संडे को लेंगे, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री स्पेशल रहेगी संडे की क्लास, बाकी टीचरों की ऑफ रहेगी, ठीक है। उसके अलावा और बात करें अपने, तो आज अपने राजस्थान की जियोग्राफी मैं करवाऊंगा आपको। राजस्थान की कल्चर आपको बजरंग सर करवा रहे हैं, राजनीति बख्शीश जी सर करवा रहे हैं, मैथ के सुभाष जी हैं और रीजनिंग के रणवीर जी सर हैं। जल्दी आपको करंट जीके और कंप्यूटर और इंग्लिश की क्लासें अवेलेबल करवा दी जाएगी, टेंशन मत लो आप बस, ठीक है। तो आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो राजस्थान को सामान्य परिचय, गुरुजी राजस्थान को सामान्य परिचय में के पढ़ाऊंगा। देखो राजस्थान के सामान्य परिचय में ये पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर इसके नाम कब क्या मिले थे, प्राचीन समय में इसके किस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, कौन यहाँ पर व्यक्ति आया था, राजस्थान के बारे में किसने लिखा था, यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति थे। इसके अंदर आदि तो आपने की होगी, आदि तो आपने भूगोल ऐड होगी और आदि की हो जाएगी आपने इतिहास ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी बात चीज़ आप पढ़ लिया कि राजस्थान का सामान्य परिचय का विद्यार्थियों कहेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय करवा दो, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की स्थिति, अक्षांश, देशांतर, एक टॉपिक सारे करवा दिए जाएंगे आपको। आप सिर्फ बने रहो, ठीक है। तो पढ़ा आप देखो, जितनी भी टीचरों की क्लास आती है ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव आया करो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लाइव कम होती है तो टीचर का भी तो हौसला कमजोर हो जाता है कि भाई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं दिन रात आपके लिए, पसीना बहा रहे हैं और आप लाइव नहीं आती, ये बात ठीक नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। चलो अब आप पढ़ा करा शुरुआत। देखो तो एक बार हम मैं बता ही दी हूँ, जैसे जैसे धीरे धीरे अपने पास जैसे जैसे और टीचर आएंगे मैं आपके लिए हर एक क्लास लगवानी शुरू कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है इस चीज़ की। तो करें शुरुआत। देखो तो फिर देखो राजस्थान का सामान्य परिचय से संबंधित अगर अपने बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले अपने चलते हैं ऋग्वेद के अंदर कि ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम मिलता है। अगर आपको पूछ ले कि ऋग्वेद के अंदर, किसके अंदर, ऋग्वेद में, देखो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं। जो अपवाद है वो कमेंट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके अंदर नहीं है वो अपवाद के, आप ऐसे सोच लेंगे सर हम अपवाद है, नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करेंगे कि भाई राजस्थान को सामान्य परिचय कठा ऋग्वेद में गया, जाने दो, आपको सिर्फ पढ़ना है, सीखना, कुछ सीखने को चाहिए आपको, बस आप सीखते रहो, करने दो जो बेफालतू के कमेंट कर रही हैं। अगर वैसे वैसे जैसे आप बेफालतू जगह करना रहे, बेफालतू का कमेंट टेक्निकल टीम सामने बैठी है, ब्लॉक कर देगी आपको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ऋग्वेद के अंदर अगर अपनी बात करें कि राजस्थान में ऋग्वेद के अंदर जो प्रयोग किया गया है राजस्थान के लिए, वो किसका किया गया है, ब्रह्मवर्त का प्रयोग किया गया है, ब्रह्मवर्त का प्रयोग, यानी ऋग्वेद। वेदों के रचयिता कौन थे? वेदों के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। वेदों के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का जो राजस्थान के लिए जो जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द कौन सा है? ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगर अपनी बात करें रामायण में कि रामायण में सर इसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? रामायण के अंदर अगर अपनी बात करें किसने लिखी थी पहले, तो ये आप जल्दी जल्दी बताओ। रामायण फिलहाल तो चलन आ रही है लॉकडाउन के अंदर, आवे नहीं, डीडी नेशनल पर आती है क्या? हाँ बात देख ले करो एक बार थोड़ी सी देर, क्यों बैठू भी सीखने नहीं मिला है, पर चलो कोई बात नहीं, क्लास का टाइम हो आप लाइव रहा करो, ठीक है ना। तो रामायण के अंदर अगर अपनी बात करें कि रामायण में राजस्थान का जो प्रयोग किया है, राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया है मरुकांतायर शब्द का प्रयोग किया गया है। मरुकांतायर शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है। अब एक चीज आप ध्यान रखना यहाँ से, देखो रामायण के अंदर इसका ये प्रयोग किया गया। उसके बाद सर और कठिन मिले, देखो चिन्ह यात्री हवेनसांग आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये वो भारत आया था। जल्दी से बताओ आप किस शासन, यानी उस वर्ष कौन से ईसा पूर्व के अंदर ये भारत आया था? चिन्ह यात्री हवेनसांग, जैसे को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है, उसको बताओ किस जैसे वो कब आया था?
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, बहुत जगह आया था, जैसे विराट सभ्यता के अंदर आया था, उसके लिए उसने पारयात्र शब्द का प्रयोग किया था और उसका क्षेत्रफल 2.5 मील बताया था। यानी जिन जिन स्थानों पर वो आया था हर्षवर्धन, यानी घूम कर गया था, तो आप ये बताओ वो आया कब था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन से संबंधित मैं बात करूं कि नहीं, सॉरी, चीनी यात्री हवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हवेन सांग आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। एक एक चीज नोट करते रहो, लिखते रहो जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, कम समय ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चाहे आपके लिए क्लास 30 मिनट की है, चाहे आपके लिए क्लास 50 मिनट की है, 50 मिनट के अंदर आपको मैटर उतना देना है जितना कोई और देना, यानी बातें नहीं करनी है सिर्फ और सिर्फ, हमें क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। करा शुरुआत। फिर अगर चीनी यात्री हवेन सांग आया था, तो हवेन सांग ने इस क्षेत्र के लिए अगर अपनी बात करें तो मरुस्थल क्षेत्र के लिए उसने गुजरत्रा शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? गुजरत्रा शब्द का प्रयोग किया था। किसने भाई? चीनी यात्री हवेन सांग ने। ये जिन ने ये शब्दों का प्रयोग किया था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद अपने पढ़ेंगे बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर, नाम से संबंधित बात चल रही है। एक बार राजस्थान के सामान्य परिचय है और सामान्य परिचय के अंदर मैं आपको नामों से संबंधित बता रहा हूं। तो बसंतगढ़ शिलालेख, गुरुजी वो शिलालेख है गठ है, देखो बसंतगढ़ शिलालेख हिमड़ माता मंदिर के पास में लगा हुआ है और ये बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो है सिरोही के अंदर। कहाँ है भाई? सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? सिरोही के अंदर है। देखो सिरोही के अंदर ये शिलालेख है। यहाँ पर क्या हुआ था, ये देखो, ये राजा वर्मलात के समय का है, राजा वर्मलात के समय का है, वर्मलात के समय का। सामंत प्रथा के बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है इस शिलालेख के अंदर। लेकिन इस शिलालेख के अंदर जिस राजस्थान का जिस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किस शब्द का प्रयोग हुआ है? राजस्थाना द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है, राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि अगर आपको पूछ ले बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो राजस्थान द्वितीय शब्द का क्या किया गया? राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। आज ध्यान में रखियो। अब देखो राजस्थान द्वितीय शब्द गोठे प्रयोग करीज गयो, बिंग बाद में और गुरुजी कठे कठे प्रयोग करीज गए। देखो राजस्थान आया था जैसे ब्रिटिश काल समझ गए आप। 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान में राजपूत वंश उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। आपको पता ही होगा मध्यकाल के अंदर अगर अपनी बात करें, मध्यकाल के शुरुआत के अंदर तो मेवाड़ वंश उत्पन्न हुआ था। उसके बाद अगर अपनी बात करें चौहान हो गए, उसके बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश हो गए। धीरे धीरे राजस्थान में वंशों का वर्षो बढ़ता गया। उसके बाद क्या हुआ था? अंग्रेज आ गया दौड़ी जटारा, ठीक है। हाँ, अब क्या हो कभी अंग्रेज आ गया तो अंग्रेजा बीच का वाक्य क्योंकि राजपूत बहुत ज्यादा रहता बेटे में, यानी कि संपूर्ण रूप से ये क्षेत्र था वो राजपूतों का क्षेत्र था। तो ब्रिटिश काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था? राजपूताना। यानी अगर हमें पूछ ले ब्रिटिश काल हो, अगर हमें पूछ ले मुगल काल, क्योंकि मुगलों के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद तो अंग्रेज अपना पूर्ण रूप से आधिपत्य जमा लेंगे। आपको पता ही होगा 1757 का प्लासी का युद्ध और 64 का बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से यहाँ पर भारत के अंदर अपने वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो अगर हमें पूछ ले मुगल काल या फिर ब्रिटिश काल में इस प्रदेश को, राजस्थान को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था राजपूताना। ये चीजें मैंने आपको इस प्रकार से बताई है। यानी अब मैप बनाकर पढ़ेंगे अपने कि मैप के अंदर इसके अंदर किस किस शब्द का प्रयोग किया गया है राजस्थान के लिए। तो ये राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर आप ध्यान रखना, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्ष शब्द का है, रामायण में मरुकांतायर का है, हवेन सांग आया था, चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये आपने बता दिया, ठीक है। बताओ भी किसके शासनकाल में आया था? नहीं, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया कब था, ठीक है। आज चीज बताओ। बसंतगढ़ शिलालेख 686 ईसा पूर्व ईस्वी का है, तो सिरोही के अंदर है। और राजा वर्मलात के समय क्या हुआ था? राजस्थान द्वितीय शब्द का इसके, यानी वर्मलात के समय का है और राजस्थान द्वितीय शब्द इसके अंदर राजस्थान के लिए लिखा हुआ है। ब्रिटिश काल और मुगल काल में इसे क्या कहा जाता था? राजपूताना कहा जाता था। और ये देखो, ये तो इसी नाम से संबंधित है। अब देखो उसके आगे करवाते हैं। यहाँ पर मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि राजस्थान एक ऐसा रहा है कि एक इंग्लैंड का विख्यात कवि था जिसका नाम था किपलिंग। क्या नाम था? किपलिंग ने कहा था कि विश्व में ऐसा कोई स्थान है जहां पर वीरों की हड्डियां मार्ग की धूल बनी हो, तो वो निश्चित रूप से क्या होगा? राजस्थान होगा। ये बात किसने कही थी? किपलिंग ने कही थी। ये कौन था गुरुजी? किपलिंग वो अंग्रेज यानी इंग्लैंड का एक कवि था, पोइट। इंग्लिश में क्या बोला मैंने? पोइट क्या? हाँ, पोइट माने कवि। इंग्लैंड का कवि था किपलिंग ने क्या कहा था कि विश्व में ऐसा कोई स्थान है जहां पर वीरों की हड्डियां मार्ग की धूल बनी हो, तो वो निश्चित रूप से क्या है? राजस्थान है। तो ये बात किसने कही थी? किपलिंग ने कही थी। किसके लिए कही थी? राजस्थान के लिए कही गई।
कही थी। तो बात सीधी सी कर लेवा गुरुजी, वीर वीर कैसे हुए थे, वीर ऐसे हुए थे, सांगा जैसे वीर कैसे हुए थे, महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए थे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी की। तो बात ही निराली, बाद में थोड़ा सा क्या होगा मांगो, थोड़ा सा मानसिक रूपों की थोड़ी सी दिक्कत होगी मांगे, क्योंकि त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें तो प्रथम युद्ध जीत गए थे, ऐसे वीर हुए थे, लेकिन दूसरे युद्ध के अंदर नॉर्मल सी बात है संयोगिता ले बैठी। तो किपलिंग इंग्लैंड का था, लिख लिया होगा आपने, क्या कहा था कि विश्व में ऐसा कोई स्थान है जहां पर वीरों की हड्डियां मारक की धूल बनी है, तो निश्चित रूप से क्या है, राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद अगर अपनी बात करें कि राजस्थान से संबंधित ये कथन किसका है, किपलिंग का है। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ मैप, और मैप के अंदर पढ़ा गुरुजी अब राजस्थान का बारहगमा लियो। फिर ये आपने मान लियो वो है राजस्थान, ठीक है, मान लियोगे, नहीं मानो तो यहाँ मान लियो फिलहाल कोरोना को शिकार है राजस्थान, कोरोना हो रही है कौन हो रही हो। हाँ, अब देखो राजस्थान के अंदर नाम से संबंधित मैं बातें पढ़ रहा था। ये प्राचीन समय में जो अपना गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र था, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र था, इसे कहा जाता था प्राचीन समय में योधेय प्रदेश। क्या कहा जाता था, योधेय प्रदेश। क्या होता भाई, योधेय प्रदेश। देखो एक मार्क रोड ले लूँ मैं, सागे पढ़ूंगा। देखो प्राचीन समय में इसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था, योधेय प्रदेश। योधेय प्रदेश की अगर आपको राजधानी पूछ ले, ये चीजें मैं सारी करवाऊंगा आपको, आप नोट करते रहना। योधेय प्रदेश की राजधानी थी एक हनुमानगढ़ के अंदर सभ्यता है रंगमहल सभ्यता। कौन सी सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, जहां पर गुरु और शिष्य की क्या मिली है, मूर्ति मिली है, उस रंगमहल सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहां पर श्री कृष्ण की मथुराधारी हाथ में पर्वत लिए हुए मूर्ति मिली है, वो रंगमहल सभ्यता किस प्रदेश की राजधानी थी, वो सभ्यता थी योधेय प्रदेश की राजधानी थी। कौन थी, रंगमहल सभ्यता। और प्राचीन समय में गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, योधेय प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, आज ध्यान में रखियो, रंगमहल सभ्यता। उसके बाद ये बीकानेर वाला जो क्षेत्र था, इसे कहा जाता था जांगल प्रदेश। क्या कहा जाता था, जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी नागौर के अंदर अही छतरपुर। अही छतरपुर, ये प्राचीन समय में नागौर का नाम क्या था, अही छतरपुर नाम था। ठीक है, यानी बीकानेर क्षेत्र को क्या कहा जाता था, जांगल प्रदेश कहा जाता था। अब एक बात ध्यान रखियो थे, क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी था, अगर थे पढ़ने नागरिक हो, अगर आपको राजस्थान का मैप थाने भरनों को नहीं आना नागरिक हो, तो इनको मतलब है कि थे एकदम जीरो, यानी थाने 0% तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं बेसिक लेके चल रही हूँ एकदम। तो थाने पहला चीज एक नोट कर लियो, मैप थाने भरने आना चाहिए, बिंग बाद में ही तैयारी होगी। यानी कि थाने भी यही नहीं मेरो हनुमानगढ़ जिलो गुरुजी अट्ठे है कट्ठे फायदों की है भाई पढ़ने में। तो कम से कम ये चीज़ की ध्यान रखो कि आप हनुमानगढ़ जिलो है कट्ठे, आप कौन सी साइड के अंदर आवा। जैसे मैं हनुमानगढ़ से हूँ, आप सभी को पता ही है, तो सभी को पता होना चाहिए कि एक कई टापरा नो कौन मेरे गुरुजी दिशा कट्ठे है, दिशा इन्हें पूर्व है कि इन्हें पश्चिम है कट्ठा, दक्षिण है कट्ठा, उत्तर है कट्ठा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बताइए। तो मैं सही हूँ, पर ध्यान को नहीं हो कही, ऊपरी ऊपर हमेशा ध्यान रखना कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है, और नीचे कौन सी होगी, दक्षिण होगी, और यहाँ पर कौन सी होती है, यहाँ पर पूर्व होती है, और यहाँ पर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। मैप भरनो दिशा का बारहगमा हर एक चीज ने ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी सारा मैप भरनो आवेगे, बताओ जल्दी जल्दी, देखो आवेगे भरनो, देखना भाई आ रहा है क्या नहीं भरना। क्या बता रहे हैं, जांगल प्रदेश कहते थे बीकानेर साइड के क्षेत्र को, मांड प्रदेश कहा जाता था जैसलमेर को, यानी मांड प्रदेश किसको कहा जाता था, ये प्राचीन समय में जो नाम था वो मांड प्रदेश किसका था, जैसलमेर का नाम था। यानी प्राचीन समय में इसे क्या कहते थे, मांड प्रदेश कहा जाता था। उसके बाद थोड़े से नीचे चले तो यहाँ पर जगह आती है जालोर वाली। ठीक है, इसको कहा जाता था सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, एक स्वर्णगिरी है, एक सुवर्णगिरी, ध्यान रखियो। ठीक है, जालोर का जो क्षेत्र था इसे क्या कहा जाता था, सुवर्णगिरी क्षेत्र कहा जाता था। उसके बाद चले थोड़े से नीचे, मेवाड़। मेवाड़ ये जो क्षेत्र था इसे प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, शिवी जनपद की राजधानी क्या थी, मध्यमिका थी। तो शिवी जो शिवी क्षेत्र था वो प्राचीन समय में कौन सा था, शिवी क्षेत्र की अगर अपनी बात करें तो प्राचीन समय में जो उदयपुर वाला जो क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था, शिवी क्षेत्र। शिवी जो क्षेत्र आता था शिवी क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी क्या थी, मध्यमिका थी। उसके बाद ये क्षेत्र आ गया, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश इसे कहा जाता है। देखो सांबर को कहा जाता था साकम्बरी, साकम्बरी कहा जाता था सांबर को। जयपुर को क्या कहा जाता था, जयपुर को कहा जाता था ढूंढाड़ क्षेत्र भी कहा जाता था। जयपुर को क्या कहा जाता था, ढूंढाड़ क्षेत्र। इसे विराट क्षेत्र भी कहा जाता था प्राचीन समय में। और इस क्षेत्र को जो अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता था, मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था अभी, मत्स्य प्रदेश। और मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी थी, अगर आपको पूछ ले मत्स्य प्रदेश की राजधानी, तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है भाई, विराट नगर सभ्यता थी। कौन सी थी, विराट
नगर सभ्यता। मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी सभ्यता रही है? विराटनगर सभ्यता रही है। ठीक है, ये राजस्थान से संबंधित जो प्राचीन क्षेत्रों के नाम थे, जैसे अही छतरपुर प्राचीन नाम यानी नागौर से था। तो ये जितने भी क्षेत्र थे, करौली के क्षेत्र को सूरसेन क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, जो मथुरा क्षेत्र के करौली के पास में जो मथुरा के अंतर्गत आता था। उसके अलावा अगर और पूछ ले आपको, यानी ये राजस्थान से संबंधित प्राचीन नाम है और इनको आपको मैप भरना आना चाहिए। जब तक मैप नहीं भरना आएगा आप कुछ नहीं सीख सकते। तो सीधी सी बात है, मैप भरना सीख लियो। ठीक है, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिक। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। ठीक है, नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यानी काफी हर क्षेत्र का प्राचीन नाम मिलता है। मेन रूप से मैंने जो नाम थे वो आपको बताए। ध्यान रखना, योधेय प्रदेश की राजधानी कौन सी सभ्यता रही है? रंगमहल सभ्यता रही है। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अही छतरपुर है। मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? विराटनगर सभ्यता, तो जयपुर और अलवर की सीमा के पास है। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। ये चीजें हैं आपको ध्यान में रहनी चाहिए। हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले आती हैं? 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये चीजें थी राजस्थान से सामान्य से संबंधित, यानी इसके नाम थे। अब देखो, उसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं गुरुजी। और ये तो नाम आ गया प्राचीन, नाम ही संबंधित लेके चलना आ गया पर राजस्थान है। अब देखो उसके आगे हमें क्या पढ़ना है, ये आगे पढ़ेंगे आप भी। राजस्थान के लिए सारों शब्द को पहला जो शब्द को प्रयोग करियो, यानी जो राजपूताना या राजस्थान के लिए जो शब्द, जिस शब्द का प्रयोग किया था, वो शब्द का प्रयोग किया किसने था? अब देखो, तो राजस्थान के लिए जो इसने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो वो किया था राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में। कब किया गया था? 1800 ईस्वी में। किसने किया था सर? जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस। बताओ जल्दी से, जॉर्ज थॉमस कहाँ से थे? जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे? बताओ जल्दी। जॉर्ज थॉमस सबसे पहले ये आए थे शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। कौन से क्षेत्र में आए थे? शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा हुआ है? ध्यान है कि शेखावाटी क्षेत्र, ये मैंने आपको उपनाम के अंदर नहीं बताया था। शेखावाटी प्रदेश सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये जिले आते हैं। कौन सी प्रदेश के अंदर आते हैं? शेखावाटी प्रदेश के अंदर आते हैं। और आपको पता ही होगा, इस क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख नदी है वो कांतली नदी बहती है। और कांतली नदी जिन स्थानों पर बहती है उसे तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। और अगर आपको पूछ ले तोरावाटी का इतिहास किसने लिखा था, तो वो लिखा था महावीर प्रसाद शर्मा ने। गुरुजी भी ने किताब बताई होती तोरावाटी का इतिहास, महावीर प्रसाद शर्मा ने लिखा था। तो वो बात चीज के बताइए इसी खास, तो जो की थी आप चीज बताइए। देखो, महावीर प्रसाद शर्मा ने जब तोरावाटी का इतिहास लिखा था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि विराट सभ्यता में किसका जन्म हुआ था? किसका हुआ था बताओ? यानी विराट सभ्यता के अंदर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने ये बात बताई थी, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस चीज से सहमत नहीं है। तो 1800 ईस्वी में आए थे जॉर्ज थॉमस। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश में आए थे। और इनकी मृत्यु भी मैं बता देता हूँ, इनकी मृत्यु हुई थी बीकानेर के अंदर। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बीकानेर के अंदर। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मौखिक रूप से राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? मौखिक रूप थारे ध्यान को नहीं थे। चौथी, पांचवी, छठी में होता गुरु जी कहता पेपर तो थारा हो गयो, अब की वो मौखिक हुआ, वो नंबर लेवांगा। यानी थाने बुला के क्या करता, प्रश्न कौन पूछता के देखो गया, जिस प्रकार से एक व्यक्ति, एक गाय के 4 टांग है तो 10 गाय की टांग होगी। यानी इस प्रकार से मौखिक लिया जाता था, जिस प्रकार से अपने बोलते हैं ना इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो मौखिक रूप से इन्होंने किसका प्रयोग किया था? मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग। और आपको पता ही है, मैं सिर्फ और सिर्फ जब पढ़ाई करता हूँ तो उसके अलावा पढ़ाई करवाता हूँ, तो उसके अलावा पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करवाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए आप सभी का। ठीक है, आप इस चीज से समझते हो अच्छी तरह से। ठीक है, तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। बात करांगा था कल करांगा, एक दिन स्पेशल रूप में बात करांगा, कम से कम 30 मिनट तक लाइव रहेंगे। स्पेशल रूप से सभी के एक चीज का जवाब भी दिया जाएगा आपको। टेंशन मत लो, एक बार परिवार थोड़ा सा बड़ा होने दो और बड़ी से बड़ी हमारे साथ जो सक्षम टीम है वो जुड़ने दो एक बार। उसके बाद में आपसे स्पेशल रूबरू होऊंगा। यानी जिनके भी कॉन्सेप्ट हैं, किसी भी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो मैं एक चीज आपके लिए जरूर बताऊंगा। ये मेरा संघर्ष था, इस संघर्ष को हम अब सफल बना रहे हैं और इसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए। ये एक जो YouTube चैनल नहीं है, ये एक आप सभी का परिवार है और इस परिवार के अंदर आप सभी का योगदान होना जरूरी है। करोगा कौन? करो योगदान, सहायता करो। देखो दाना पसीनो आ रही है, गौर करके देखो दिखाना। तो मौखिक रूप से थाला पर पढ़ाई की बात होगी, बात कंप्लीट आप ली। तो मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का जो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का किया था जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस ने कब किया था? 1800 ईस्वी के अंदर किया था। लेकिन उसके बारे में जो विवरण मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, एक विलियम
फ्रैंकलिन की एक, जिन्होंने 1805 में एक पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, तो उसके अंदर हमें किसका नाम मिलता है, राजपूताना नाम लिखित रूप से मिलता है। ये तो है वो ग्वालियर के एक व्यक्ति थे, उनके ग्वालियर के कोई सिंधिया थे, उनके क्या थे, ये कोई वहाँ पर जॉर्ज थॉमस वहाँ के उनके कोई सेनापति रहे हैं। तो बताओ भाई कहाँ से रहे हैं, ये ग्वालियर से थे, शायद वहीं से हैं, मेरे थोड़े से ध्यान में नहीं आ रहा है। 1800 ईस्वी के अंदर की बात है, ये शायद ग्वालियर के मराठा थे, दौलतराव सिंधिया से संबंधित इनका संबंध है। ठीक है, कोई बात नहीं है, दौलतराव सिंधिया ही है। मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था। उसके बाद विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक आई थी, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक जिसका नाम मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, थॉमस। इस पुस्तक के अंदर राजपूताना शब्द का प्रयोग हमें लिखित रूप से मिलता है, लिखित रूप से। अब देखो, ये पुस्तक प्रकाशित किसने करवाई थी, ये पुस्तक प्रकाशित करवाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली था, यानी एक अंग्रेज थे जिनका नाम क्या था, लॉर्ड वेलेजली था। और हमें यहाँ पर राजपूताना शब्द सबसे पहले बार मिलता है 1805 ईस्वी के अंदर, जो लिखित रूप से मिलता है। ये मौखिक रूप से था, ये लिखित रूप से था। तो विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसका क्या नाम था, पूरा नाम था। तो इस पुस्तक के अंदर हमें क्या नाम मिलता है, राजपूताना शब्द का नाम मिलता है। ठीक है, अब देखो अपन के चीज ध्यान में रखनी है, यानी इस पुस्तक को प्रकाशन किसने करवाया था। अगर आपको पूछ ले कि इस पुस्तक का जो प्रकाशन था, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया था, तो प्रकाशन की अगर मैं बात करूं तो प्रकाशन करवाया था लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने इसका क्या करवाया था, प्रकाशन करवाया था। गुरुजी लॉर्ड वेलेजली संबंधित मेरे 2-3 बात और याद आ गई, बताऊंगी सारी। देखो, लॉर्ड वेलेजली की अगर बात करें तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है, जिसने सबसे पहले ये सहायक संधि 1798 में हैदराबाद रियासत के निजाम अली के साथ की थी। वही लॉर्ड वेलेजली की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने राजस्थान में ये संधि 1803 के अंदर भरतपुर रियासत से की थी, उसी संधि की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली ने इस पुस्तक को क्या करवाया था, प्रकाशन करवाया था। कौन सी पुस्तक का, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। देखो, शब्द गमा मात्रा छोटी ऊंची नीची हो सके, मैं खातिर माफी चाहूँ, जल्दबाजी के अंदर मेरू हो जाए। ठीक है, और ज्यादा मैंने हिंदी शुद्ध आवा को नहीं, अपनी भाषा ही आवा, बागड़ी पे रूप से नहीं मैं पढ़ावा, अपनी भाषा मातृभाषा आनंद आवा। ठीक है, तो मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, लॉर्ड वेलेजली ने इसका प्रकाशन करवाया था। लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है, इससे संबंधित मैं आगे बात लिख देता हूँ, यानी जो बातें होंगी उनसे संबंधित एक्स्ट्रा बातें आप तैयार करो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो एग्जाम के अंदर। देखो गुरु जी थे राजस्थान को परिचय करवाना रहे हो, परिचय में कठा लॉर्ड वेलेजली ले गया क्या, तो परिचय के अंदर आ गई वेलेजली, तो वेलेजली आ गई तो वेलेजली करवा देंगे, आप टेंशन क्या मिली हो, आपको पढ़ाई करनी है, बातें चाहिए शिक्षा के लिए कोई भी हो। वेलेजली से संबंधित अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है सहायक संधि का जन्मदाता। क्या कहा जाता है, सहायक संधि का जन्मदाता। गुरु जी सहायक संधि की ही देखो अंग्रेजा के काम करियो, प्रत्येक रियासत की संधियां कर ली, यानी कोई प्रकार की यानी सहायक संधि, राजा को कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रजा से जैसी लूट मचाई वैसी उनकी इच्छा होगी, तो राजाओं के साथ राजाओं ने भी डर कर अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी, सहायक संधि कर ली थी। अगर भारत के अंदर मैं अगर बात करूं तो 1798 में इस संधि की थी, किस रियासत के साथ की थी, 1798 में ये संधि की थी हैदराबाद रियासत के साथ। किसके साथ की थी, हैदराबाद रियासत के साथ संधि की थी। गुरु जी हैदराबाद को बेटे मैं राजा कौन हूं, उस वक्त हैदराबाद का राजा था निजाम अली, निजाम अली के साथ ये सबसे पहले संधि की थी। अगर अपनी बात करें कि वेलेजली ने सहायक संधि राजस्थान में किस रियासत से की थी, तो राजस्थान से संबंधित अगर अपनी बात करें कि लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले राजस्थान में किस रियासत के साथ सहायक संधि की थी, तो उस रियासत का नाम है भरतपुर रियासत। कौन सी रियासत है, भरतपुर रियासत। तो भरतपुर रियासत के साथ सबसे पहले क्या की थी, सहायक संधि की थी। किसने की थी, वेलेजली ने की थी। देखो अलग अलग संधियां हुई थी, उनसे संबंधित मैं आपको बात बता देता हूं। एक तो ये है वेलेजली को कहा जाता है सहायक संधि का जन्मदाता। एक संधि है, अब ये बतानी है आपको, करवाई हुई है मेरी पिछले वाले वीडियो में। ये बताओ आर्षीय पार्थक्य की संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, आप ये बताओ। आर्षीय पार्थक्य संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, आश्रित पार्थक्य की संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेता हूं, साफ दिखाई दे रहा है क्या सभी को, ठीक है।
तो आश्रित पार्थक्य संधि का जन्मदाता, आप ये जल्दी जल्दी बताओ भाई किसको कहा जाता है। करवाया हुआ है मेरा वो अंशु जी वाले चैनल पर, जब मैंने एकीकरण करवाया था उस वक्त भी बताया था आपको, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान कम देते हो आजकल आप। तो ये संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, परिचय के अंदर ये आपको पूछ रहे। यानी सबसे पहले ये संधि किस रियासत ने की थी, तो ये संधि की थी करौली रियासत ने। किसने की थी, करौली रियासत ने। एक विस्तृत और सहायक संधि थी, यानी सहायक संधि के अंदर एक विस्तृत और आक्रामक संधि, विस्तृत और आक्रामक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी। ये सारी चीजें जितनी भी रियासतों से संबंधित है वो मैंने वहां पर बताई थी, आज आपको यहाँ पर करवा रहा हूं मैं, आप इनसे बने रहो बस, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली का नाम आया था, मैंने वेलेजली से संबंधित आ गया था, नोट लगाकर साइड में लिख लेना ये चीजें, 100 को नोट लगा लियो, गुणों मैंगो लगाइयो ना, ठीक है। तो सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है वेलेजली को। 1798 में हैदराबाद रियासत के साथ ये संधि की थी। उस वक्त हैदराबाद का राजा निजाम अली था। भरतपुर रियासत के साथ राजस्थान में सबसे पहले ये संधि की गई थी। उसके बाद आश्रित पार्थक्य संधि का जन्मदाता। साथ में कमेंट भी करना, जो प्रश्न पूछता हूं मैं उनका कमेंट किया करो। जिस प्रकार से बाड़मेर से कुछ विद्यार्थी करते हैं, काफी जुड़े हुए, तो मैं उनको भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें वहां पर भी, क्योंकि जो भी कमेंट करेगा, जितने भी मैं प्रश्न पूछता हूँ उनके कमेंट करोगे, मैं जब उसका सही उत्तर होगा तो मैं पिन कर दूंगा सुबह जाकर, ठीक है। आप वहां से उनके उत्तर देख सकते हो, तो कमेंट ज्यादा ज्यादा किया करो आप, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर अपनी बात करें तो उसके बाद आए थे राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, जिनको कुछ समय के लिए हाड़ौती प्रदेश का भी क्या बनाया गया था, पीए बनाया गया था, पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। कर्नल जेम्स टोड की बात करें, कर्नल जेम्स टोड, इसने क्या कहा था राजस्थान के लिए, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो राजस्थान के इतिहास के पिता इन्हें कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा इन्हें कहा जाता है। इनके उपनाम है राजस्थान के इतिहास के, यानी पिता जिन्होंने राजस्थान में वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले इतिहास लिखने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। तो गुरुजी पहला के इतिहास लिखो को नहीं लिखा, हाँ लिखते थे, मूणो नैणसी रिख्यात मारवाड़ रा परगनारी विगत जकी किताब लिखी, लेकिन उन्होंने किया था सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ का विशेष रूप से अध्ययन किया था। अगर बात करें कर्नल जेम्स टोड ने, तो कर्नल जेम्स टोड ने हर जगह जाकर घूम घूम कर इन्होंने क्या लिखा था, राजस्थान का इतिहास लिखा था। सारी यहाँ की सामंत जागीरदारी फ्यूडलिज्म जिसे प्रथा बोलते हैं उनके बारे में सारा अध्ययन करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। तो उसी से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। तो कर्नल जेम्स टोड, अब देखो टेक्निकल टीम है, 1 मिनट बुला रहे हैं सभी को। कर्नल जेम्स टोड, तो कर्नल जेम्स टोड से संबंधित अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट आप रुकना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। कर्नल जेम्स टोड से संबंधित अगर बात करें तो राजस्थान के इतिहास के पिता जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं से संबंधित मैं बात कर रहा हूं। अब कर्नल जेम्स टोड देखो, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, राजपुताना शब्द का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताते हैं इनकी 2 पुस्तक है, एक तो दी एनाल्स एंड दी एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान वेस्टर्न इन ट्रेवलिंग इन इंडिया, इस प्रकार से इनकी दूसरी भी किताब है, ठीक है। तो 1829 के अंदर 1829 ईस्वी में इन्होंने किसका प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। एक बात याद आई कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यानी राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ये बात किसने कही थी, ये आप जरूर बताएंगे आप मुझे। अभी बताओ साथ में कमेंट भी करना कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, किसने कही थी ये बात, बताओ जल्दी जल्दी। 1829 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था, और ठीक 117 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इस शब्द का प्रयोग। 117 वर्ष बाद, कितने साल बाद भाई, 117 साल बाद, 117 साल बाद गए मां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन के लिए ठीक 117 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस शब्द का क्या किया था, 117 साल बाद प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कर्नल जेम्स टोड से संबंधित जब बात करेंगे, अपने इतिहास करवाऊंगा मैं आपको, तो उस वक्त जरूर बताऊंगा कर्नल जेम्स टोड से संबंधित जितनी भी बातें होंगी, स्पेशल टॉपिक रहेगा कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, सारी बातें आ जाएगी कर्नल जेम्स टोड से संबंधित, एक भी बात नहीं छोड़ने वाला हूं, आपको पता ही है वैसे तो, ठीक है। तो 117 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसका, अखिल भारतीय लोक परिषद का एक अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जिनका याद में अंदर 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसका प्रयोग किया था, किस शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो ये तो हो गए नामों से संबंधित की भाई
थॉमस ने क्या किया था। और जैसे जिस प्रकार से इनकी जो पुस्तक है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, तो उसका जो हिंदी के अंदर अनुवाद था वो किसने किया था, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था, जो रोहिड़ा गांव सिरोही से संबंध रखते हैं। और हीराचंद ओझा की जो इतिहास की बुक है वो ऑथेंटिक मानी जाती है। तो आप इनसे संबंधित देख लो, उसके बाद में आगे करवा देता हूँ। दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जिसका अनुवाद किसने किया था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। अब देखो उसके बाद में आगे बताता हूँ इसको। ये तो हो गए नाम से संबंधित। 117 साल बाद 1946 में किया था, यानी 1829 के अंदर इन्होंने प्रयोग किया था, और 117 साल बाद 1946 के अंदर किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब देखो आप एक चीज नोट करना, यानी जितने भी विद्यार्थी हैं जो देख रहे हैं, मैं उन्हीं से बात कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आओगे तभी आनंद आएगा पढ़ाने का, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो, अगर अपनी बात करें कि राजपूताना नाम तो था, जैसे आपको सामान्य परिचय के अंदर मैं एक बात बता रहा हूँ कि राजस्थान का जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस वक्त राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। एक बार इसको मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पर बातें बताता हूँ आपको। 19 रियासतें थी, 3 क्या थे, ठिकाने थे, 3 ठिकाने। जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ से हो, तो जट दे ठिकाने बोलिए, रब भी न जाने बोलिए, ठीक है। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, जो 1956 के अंदर मिला था, जिसकी विधानसभा अलग से थी, जिसका नाम क्या था, धारासभा नाम था, जिसके अंदर 30 सदस्य थे, जिसके एकमात्र अंतिम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय बने थे। वो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर, ठीक है, 7वें चरण के अंदर मिला था। तो एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। मैं आपको यहाँ से एक बात बताऊं कि गुरुजी रियासत और ठिकाना में फर्क क्यों, यानी रियासतों के पास तोप चलाने का अधिकार था, बल्कि ठिकानों के पास तोप चलाने का अधिकार नहीं था। अपवाद स्वरूप 2 रियासतें थी, 2 रियासतें थी जिनके पास तोप सलामी का अधिकार नहीं था, साहेबपुरा और किशनगढ़ रियासतें थी जिनके पास किसका अधिकार नहीं था, जिनके पास तोप सलामी का अधिकार नहीं था। किशनगढ़ जिसकी बड़ी ठणी प्रसिद्ध है, भारत की मोनालिसा, ठीक है, याद रखना। साहेबपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी, तो उन 2 रियासतों के पास तोप सलामी का अधिकार नहीं था। अब देखो नाम से संबंधित बात चल रही है, तो नाम से अगर मैं बात करूं तो 26 जनवरी 1950, कब की बात है, 26 जनवरी 1950। और राजस्थान का चरण चल रहा था, एकीकरण का कौन सा चरण चल रहा था, 6ठा चरण चल रहा था, 6ठा चरण, जिसका नाम क्या था, राजस्थान संघ नाम था, राजस्थान संघ जिसका नाम था। तो उस राजस्थान संघ के अंदर, यानी 6ठा चरण चल रहा था एकीकरण का, और राजस्थान संघ, तो राजस्थान संघ के अंदर क्या हुआ था कि राजस्थान संघ के अंदर इतने दिन पहले इसका नाम क्या था, राजपूताना था, और यहाँ पर नाम क्या कर दिया, राजस्थान नाम कर दिया, और राजस्थान को 20 श्रेणी में शामिल किया गया था। यानी राजस्थान का जो सही नाम है वो कब मिला था हमें, वो मिला था 26 जनवरी 1950 को ये नाम मिला था। और इसी दिन राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल कर दिया गया था, 20 श्रेणी के अंदर शामिल कर दिया गया था। कौन सी श्रेणी, बी श्रेणी। अगर आपने थाने पूछ लिया गुरुजी बी श्रेणी ऑप्शन मिल जाए कि राजस्थान ने कौन सी श्रेणी में शामिल करी हो, बी श्रेणी, या फिर आपको मिल जाए बै श्रेणी, कोई बात नहीं, या फिर आपको मिल जाए ख श्रेणी, तो भी कोई बात नहीं, ये श्रेणी है, ठीक है, इनको ध्यान रखना आप। तो 26 जनवरी 1950 छठा चरण राजस्थान संघ, इसके अंदर राजस्थान का नाम क्या कर दिया गया, राजपूताना से नाम क्या कर दिया गया था, राजस्थान नाम कर दिया गया था। उसके बाद जब मैं बात करूं यहाँ पर कि गुरुजी और क्या चीज ओस्कट है, देखो ओस्कट की नाम चलन आ गया, यानी राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी चौथे चरण के अंदर, आपको पता ही है जयपुर राजधानी बनाई गई थी। पी सत्यनारायण समिति लगी थी, बी आर पटेल की अध्यक्षता में, इसका क्या हुआ था, निवारण हुआ था, यानी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, बी आर पटेल ने की थी। तो जयपुर राजस्थान की क्या बनाई गई थी, राजधानी। तो राजधानी बनाई थी, राजधानी के बारे में थाने बेरोई है। जयपुर किसने बसाया था भाई, बताओ जल्दी जल्दी, जयपुर को किसने बसाया था। जयपुर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जयपुर को गेरुआ रंग में रंगवाया गया था। किसने रंगवाया था, राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। 1857 की क्रांति के समय जो राजा थे उन्होंने रंगवाया था। किस कलर के अंदर रंगवाया था, गेरुआ रंग में रंगवाया था। लेकिन पिंक सिटीज को सबसे पहले स्टेनली रिड ने कहा था, दी रॉयल टाउन ऑफ इंडिया के अंदर कहा था, ठीक है। तो जयपुर को क्या बनाया गया था, यहाँ पर राजधानी बनाया गया था। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, आपको पता ही है। इसको क्या कब बनाया गया था, 30 मार्च को बनाया गया था एकीकरण के चौथे चरण में, 30 मार्च 1949 को। संविधान के रूप में इसे अंतिम रूप से मान्यता कब मिली, कमेंट करके आप जरूर बताओगे। 30 मार्च 1949 को जयपुर को क्या बनाया गया था, चौथे चरण के अंदर वृहत राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद देखो जयपुर को राजधानी बना दिया गया था, पी सत्यनारायण समिति लगी थी, बी आर पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखो 30 मार्च को अपने मनाते हैं राजस्थान दिवस। क्या मनाती हैं 30 मार्च को, राजस्थान दिवस, ध्यान रखना भी। 30 मार्च को क्या मनाती हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं।
30 मार्च को राजस्थान दिवस और 1 नवंबर को क्या मनाती हैं? राजस्थान स्थापना दिवस मनाती हैं। 1 नवंबर को क्या मनाती हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाते हैं? 1 नवंबर को बनाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। कुछ एक विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाती है। तो 1 नवंबर देखो 30 मार्च को तो राजधानी बनाई गई थी, उस दिन लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया था। तो उस वक्त 30 मार्च को क्या मनाते हैं? अपने राजस्थान दिवस मनाते हैं। और 1 नवंबर को पूर्ण रूप से एकीकरण हुआ था, 1956 को वर्तमान स्वरूप आया था राजस्थान का। इसलिए 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 1 नवंबर को बनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। यानी राजस्थान में जो एकीकरण हुआ था कितने वर्ष लगे थे? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन किस में लगे थे? संविधान बनाने में लगे थे। तो 1 नवंबर को वर्तमान के अंदर यानी वर्तमान स्वरूप आ गया था राजस्थान का। आज वर्तमान के अंदर कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। और कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। नया संभाग कौन सा है? सबसे जल्दी से बताओ, राजस्थान का सबसे नया संभाग कौन सा है? बताओ भाई जल्दी जल्दी। अब देखो, ये थी राजस्थान से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बातें, यानी नाम से संबंधित। तो एकीकरण से संबंधित जो टॉपिक है वो मेरा करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया हुआ। जो विद्यार्थी टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका, जो नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चल रहा है, उसके अंदर आप ज्वाइन कर दें, ठीक है ना। और सिर्फ जो विद्यार्थी बाहर से हैं, बाहर से यानी जो हनुमानगढ़ जिले को छोड़कर जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो इनके लिए आज मैंने ये क्लास राजस्थान के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में आज मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, आप इसे नोट कर लें। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि 6ठे चरण 7 चरणों में हुआ था। एकीकरण वाला तो बात अलग हो गई, सामान्य परिचय के अंदर बताया है मैंने कि राजस्थान नाम इसे कब दिया गया था। उसके बाद 1 नवंबर को वर्तमान स्वरूप आ गया था, तो 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस चलती रही राजस्थान की। वर्तमान में इसके अंदर 33 जिले हैं, 7 संभाग है, ये मैंने आपको बता दिए। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, ठीक है ना, कहीं आप भूल जाओ। और उसके अलावा ये राजस्थान का सामान्य परिचय था। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूँ। ये परिचय से संबंधित बातें होगी कि राजस्थान के सामान्य परिचय में प्राचीन समय में किस क्षेत्र को क्या कहा जाता था। एकीकरण वाला जरूर आपको वीडियो डाला हुआ है, वैसे आप देख लें, दोनों जगह करवाया हुआ है, मेरे वाले पर भी करवाया हुआ और रसू जी वाले पर भी करवा दिया मैंने, आप देखो। उसके अलावा अब जैसे आगे वाला अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति गुरु जी आपकी यहाँ होगी, राजस्थान की स्थिति, ये टॉपिक रहेगा आगे वाला, क्योंकि ज्योग्राफी स्टार्ट से करेंगे, एकदम एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, 100% लेवल तक चलेंगे। इस स्थिति के अंदर देखो आप पढ़ लेना साथ साथ में, ताकि कल वाली क्लास के अंदर साथ साथ में आप बताते रहो। इस स्थिति के अंदर ये पढ़ेंगे राजस्थान का सारी आ जाएगी, सीमा सामा वाला, विस्तार, अक्षांशीय, देशांतरीय कहाँ पर है, विश्व में कहाँ है, महाद्वीप में कहाँ है, भारत के अंदर कहाँ है, सारी एक एक चीज़ें आ जाएगी। आप टेंशन मत लो, एक एक चीज़ करवाएंगे। जब हमने कहा है कि आपको जल्द ही अवेलेबल करवाएंगे हर चीज़, जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहा मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। मेरी टीम है, जो मेरी टीम जिसको मैं बोलता हूँ हमारी टीम, तो हमारी टीम आपके लिए रोजाना वीडियो अवेलेबल करवा रही है। कुछ एक बार क्या हो जाता है कि टेक्निकल समस्या आ जाता है, जैसे कल वाली क्लास के अंदर मैथ वाली क्लास थी सर की, तो आवाज़ नहीं आ रही थी, उनकी वजह से वो बीच में वीडियो हटा दिया गया था, कल्चर वाली क्लास नहीं लेकर आ पाए थे। आपको टाइम टेबल, जो विद्यार्थी कह रहे हैं सर टाइम टेबल, ऑनलाइन क्लासों का कोई टाइम टेबल नहीं होता लाडले, क्योंकि 2 मिनट टीचर लेट हो गया, फिर क्या करेंगे भाई, 2 मिनट टीचर लेट है तो क्या करें, इलाज नहीं है। देखो जैसे क्लासें फिर भी 5 बजे से लगभग मेरे हिसाब से मैथ की होती है, ठीक है, और 6 बजे किसकी होगी, 6 बजे रीजनिंग की हो जाएगी, इंग्लिश को नहीं आ, थोड़ी हिंदी में लिख दिया, रीजनिंग की हो जाएगी। 7 बजे देखो, 7 बजे मैं यही चाहता हूँ कि कल्चर की हो या फिर राजनीति की हो, राजनीति की। 8 बजे देखो, 8 बजे आज वाली क्लास मेरी ही चल रही थी, तो 8 बजे आज मेरी क्लास थी, तो आपको सामान्य परिचय करवा दिया है। तो जब भी मेरी क्लास नहीं होगी उस दिन यहाँ पर और कोई क्लास एडजस्ट कर देंगे। 9 बजे किसकी लेकर आ रहे हैं, राजनीति की लेकर आ रहे हैं, राजनीति कल्चर या फिर राजनीति 7 बजे मिल जाएगी, या फिर 9 बजे मिल जाएगी आपको कल्चर की, ठीक है। 7 बजे किसकी होगी, राजनीति की होगी। उसके अलावा मैथ की क्लास बन गई, मैथ की 5 बजे, 6 बजे रीजनिंग, 7 बजे राजनीति, 8 बजे मैं लेकर आया हूँ, 9 बजे कल्चर। अगर 9 जिस दिन मैं लेकर नहीं आऊँगा उस दिन क्या होगा, ये क्लास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जल्दी सुबह करंट जीके, तो करंट जीके सुबह जल्दी लगवा देंगे। एक कंप्यूटर की क्लास भी आपको लगवा देंगे। घर बैठे रहो, ऑनलाइन शिक्षा के अंदर जो मैंने शुरुआत की थी यहाँ पर आकर, उसका आप फायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल वाले टॉपिक के अंदर एकदम 0 लेवल से जरूर करवाऊंगा आपको, ठीक है, कहीं माइक बंद ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। शुभ रात्रि, मिलते हैं जल्दी आगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।